तो आज हमारे पास बीपीएससी एडीओ परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, ये बिहार मैटर्स नाम के एक चैनल से है और ये खास तौर पर इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, इनका मकसद कितना साफ और सीधा है। इंग्लिश के पेपर में 30 में से कम 9 नंबर कैसे लाए जाएं। बस इतना ही। कोई अंग्रेजी का विद्वान बनाने का दावा नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करने की रणनीति। एग्जैक्टली। और इसके लिए इन्होंने नाउन्स और आर्टिकल्स पर फोकस किया। इनका दावा है कि ग्रामर के लगभग 15-20% सवाल बस इन्हीं 2 टॉपिक से आ जाते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये गाइड आपको अंग्रेजी का एक्सपर्ट बनाने के बारे में है ही नहीं। अच्छा। इसका पूरा ध्यान पूरा फोकस सिर्फ परीक्षा पास करने की एक स्ट्रैटेजी पर है। मतलब एकदम टू द पॉइंट। बिल्कुल। ये उन आम गलतियों को निशाना बना रहा है जहां सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। गाइड की मूल धारणा ही यही है कि अगर आपका नाउन गलत है तो वर्ब भी गलत होगा और पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। सर्जिकल अप्रोच, मैं ऐसे यही कहूंगा। मतलब पूरे शरीर का ऑपरेशन नहीं करना, बस जहां दिक्कत है वहीं सटीक निशाना लगाना है। हाँ, बिल्कुल यही। तो चलिए इनके पहले हैक को देखते हैं। गाइड में जो पहला नियम है वो उन नाउन्स के बारे में है जो हमेशा ही एक वचन रहते हैं, भले ही उनका मतलब एक से ज्यादा चीजों से जुड़ा हो। हाँ, और इनके साथ एस या ईएस लगाना एक बहुत ही आम गलती है। सूची में कुछ शब्द हैं जैसे सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोएट्री, नॉलेज, एविडेंस। ये सारे शब्द। और ये शब्द इतने जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की बातचीत में बहुत इस्तेमाल होते हैं। और परीक्षक को पता है कि उम्मीदवार इन्हें गलत करेंगे ही करेंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन को ही ले लीजिए। हम हिंदी में कहते हैं मुझे कई सूचनाएं मिली, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इन्फॉर्मेशंस कहना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। मैं भी शायद यही गलती कर जाता। गाइड में सीनरी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, द सीनरीज ऑफ बिहार आर ब्यूटिफुल। ये गलत है। गलत है। सही वाक्य है द सीनरी ऑफ बिहार इज ब्यूटिफुल। यानी चाहे आप एक पहाड़ का नजारा देखें या 100 का, शब्द हमेशा सीनरी ही रहेगा इज के साथ। बिल्कुल। इसके पीछे का तर्क ये है कि ये शब्द किसी समूह या एक विचार को दिखाते हैं जिन्हें आप अलग अलग गिन नहीं सकते। फर्नीचर किसी एक कुर्सी या मेज का नाम नहीं है, बल्कि लकड़ी के सारे सामान के समूह का नाम है। सही पकड़ा। और पोएट्री एक कला है। आप उसे एक कविता, 2 कविताएं यानी 1 पोएम, 2 पोएम्स कह सकते हैं, पर पोएट्रीज नहीं कह सकते। ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल आता है, अगर किसी को इन्हें गिनने लायक बनाना ही हो, जैसे किसी ने 2 सलाह दी, तो क्या कहेंगे? गाइड में इसका भी जिक्र है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, तो गलत है। हाँ, और यहीं पर अंग्रेजी की एक खासियत सामने आती है। आप मूल शब्द को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके साथ कुछ और शब्द जोड़कर उसे गिनने लायक बना सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं ही गेव मी 2 pieces of advice या I have 2 items of luggage। ध्यान दीजिए, एडवाइस और लगेज में एस नहीं लगा। वाह, तो ये सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, ये तो एक तरह का हैक हो गया। परीक्षक को पता है कि लोग सीनरीज या इंफॉर्मेशंस लिखेंगे और वो इसी का इंतजार कर रहे हैं। इसे याद कर लिया तो समझो 1 नंबर पक्का। बिल्कुल। और अंग्रेजी की यही बात मजेदार है। एक तरफ ये शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे धोखेबाज शब्द भी हैं जिनके अंत में एस लगा होता है पर वो असल में होते एक वचन है। वाह, ये तो सच में कंफ्यूजिंग है। एस देखो और प्लूरल समझो, यही तो हम बचपन से सीखते आए हैं। तो कौन से हैं ये शब्द? ये क्लासिक ट्रैप है। गाइड में इनकी भी सूची दी गई है, जैसे विषयों के नाम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब में आखिर में एस है। हाँ, पर ये सभी एक ही विषय हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ना कि मैथमेटिक्स आर। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है तो वो मैथमेटिक्स और बॉयज में कैसे फर्क करेगा? दोनों के आखिर में एस है, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका जवाब भाषा की अपनी बनावट में छुपा है। बॉय एक पूरा शब्द है जिसमें एस लगाकर उसे बहुवचन बनाया गया है, लेकिन मैथमेटिक कोई शब्द नहीं है। मैथमेटिक्स ही पूरा शब्द है। अच्छा, उसमें एस उसकी बनावट का ही एक हिस्सा है, उसे बहुवचन बनाने के लिए नहीं जोड़ा गया। लेकिन परीक्षा के दबाव में इतना सब सोचने का समय कहाँ होता है? तो गाइड का जवाब क्या है इस पर?
गाइड का जवाब सीधा और प्रैक्टिकल है। इन सूचियों को याद कर लीजिए। परीक्षा के लिए यही सबसे कारगर रणनीति है। सही बात है। कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे बीमारियों और खेलों के नाम, मीजल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। और सबसे आम उदाहरण जो शायद हम सब ने कभी न कभी गलत किया होगा, कौन सा? द न्यूज इज ट्रू, न के द न्यूज आर ट्रू। न्यूज शब्द हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। अरे हाँ, ये न्यूज वाला उदाहरण तो सच में क्लासिक गलती है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से मिलकर बनाया तो लगता है कि ये प्लूरल होगा, पर है सिंगुलर। ये तो वाकई याद रखने वाली बात है। बिल्कुल। परीक्षा में समय सीमित होता है और ये नियम शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। यहाँ भाषा की गहरी समझ से ज्यादा जरूरी पैटर्न को पहचानना है। और अब कहानी में एक और मोड़ आता है। अच्छा? नियम नंबर 3, जो पिछले नियम का ठीक उल्टा है। ये शब्द दिखने में एक वचन लगते हैं क्योंकि इनके अंत में एस नहीं होता, लेकिन ये हमेशा बहुवचन होते हैं। हाँ, और यहाँ पर हिंदी भाषी छात्र सबसे ज्यादा फंसते हैं क्योंकि ये हमारी भाषा की बनावट से बिल्कुल अलग है। कौन कौन से शब्द हैं इसमें? कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल और पुलिस। पुलिस, इनमें से किसी के भी अंत में एस नहीं है, पर ये सब बहुवचन है। हाँ। गाइड का उदाहरण बहुत सटीक है। हाँ। द पुलिस इज कमिंग गलत है। और सही वाक्य क्या होगा? द पुलिस आर कमिंग। एग्जैक्टली। अब सोचिए, हम हिंदी में कहते हैं पुलिस आ रही है, जो एक वचन जैसा लगता है, तो हम सीधा उसका अनुवाद करते हैं और इज लगा देते हैं, और परीक्षक को बस यही चाहिए। ये कैसी गलती है जिसमें फंसना बहुत आसान है। बिल्कुल सही। यही भाषा का अंतर है जो गलतियां करवाता है। पीपल के साथ भी यही होता है। पीपल इज हैप्पी गलत है, सही होगा पीपल आर हैप्पी। हाँ, हालांकि पीपल का एक सिंगुलर फॉर्म पर्सन होता है। हाँ, लेकिन पुलिस का कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। आप अ पुलिसमैन कह सकते हैं, पर अ पुलिस नहीं कह सकते। ये असल में समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो हमेशा एक समूह को दर्शाते हैं। कैटल का मतलब एक गाय या भैंस नहीं, बल्कि पूरा झुंड है। तो ये बात सीधे तौर पर गाइड के उस मूल सिद्धांत से जुड़ती है कि नाउन ही वर्ब तय करता है। अगर नाउन को पहचानने में गलती हुई तो वर्ब गलत होगा और नंबर कट जाएंगे। तो इन तीनों नियमों से नाउन्स की सबसे आम गलतियों को कवर कर लिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल्स पर। मुझे लगता है ये हिस्सा सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, खासकर ए और एन का चक्कर। हाँ, ये तो है। तो गाइड का सबसे जरूरी नियम है कि ए और एन का चुनाव शब्द के पहले अक्षर यानी लेटर से नहीं, बल्कि उसकी पहली ध्वनि साउंड से होता है। यही इसका मूल मंत्र है। स्कूल में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि वाउल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन लगाओ और बाकी के आगे ए। लेकिन ये आधा सच है। और आधा सच परीक्षा में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। हाँ, और यही आधा सच नंबर कटवाता है। गाइड के उदाहरण बहुत अच्छे हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ शब्द एच से शुरू हो रहा है, जो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच साइलेंट है। तो पहली ध्वनि अ की आती है, जो एक वाउल साउंड है, इसलिए एन का इस्तेमाल हुआ। एक और बेहतरीन उदाहरण है NMLA। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। यहाँ M एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम M बोलते हैं तो ध्वनि M से शुरू होती है, जो ए की यानी एक वाउल साउंड है। इसलिए NMLA सही है, AMLA नहीं। इसी तरह NFIR, NX-ray। वाह, ये NMLA वाला उदाहरण कमाल का है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि 90% लोग यहाँ AMLA ही लिखते होंगे। ये छोटी सी बात कितने नंबर कटवा सकती है। बिल्कुल। और अब इसका उल्टा देखते हैं, जो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ शब्द यू से शुरू हो रहा है, जो एक वाउल लेटर है, लेकिन इसकी ध्वनि यू से शुरू होती है, जो य जैसी यानी एक कॉन्सोनेंट ध्वनि है। इसलिए और यूनिवर्सिटी सही है। हाँ, इसी तरह अ यूरोपियन, अ यूजफुल बुक, इन सब में वाउल लेटर तो है, पर साउंड कॉन्सोनेंट का है। ए वन नाइट मैन वाला उदाहरण भी इसी नियम को पक्का करता है। वन शब्द ओ से शुरू होता है, जो एक वाउल है, पर उसकी ध्वनि व की है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शब्द को सिर्फ देखना नहीं है, उसे मन में बोलकर सुनना भी है। और परीक्षा के दबाव में ये छोटी सी बात भूल जाना बहुत आसान है। बिल्कुल। और आर्टिकल्स में दूसरी बड़ी गलती होती है द के इस्तेमाल में। गाइड में बताया गया है कि द का उपयोग खास चीजों के लिए होता है, जैसे नदियां, द गंगा, पवित्र ग्रंथ, द रामायण। अनोखी चीजें, द सन, सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये हिस्सा ज्यादातर लोगों को पता होता है। हाँ, लेकिन जहां लोग गलती करते हैं
वो है द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये भी एक बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल, गाइड में साफ लिखा है कि भाषाओं के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आई स्पीक द हिंदी, गलत है। सही है, आई स्पीक हिंदी। इसी तरह सामान्य भोजन के नामों के पहले भी नहीं। आई एम हैविंग द लंच, गलत है। सही है, आई एम हैविंग लंच। हाँ, अगर आप किसी खास लंच की बात करें, जैसे द लंच वी हैड यस्टरडे वाज डिलीशियस, तब द लगेगा। हाँ, क्योंकि वो अब स्पेसिफिक हो गया है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं। ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नाउन्स और आर्टिकल्स के इन नियमों को समझने के बाद अब आता है असली इम्तिहान, प्रैक्टिस सेट। हाँ, गाइड में एक प्रैक्टिस सेट भी है। चलिए देखते हैं कि हम इन ट्रैप्स को पहचान पाते हैं या नहीं। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ज्ञान को लागू करना ही तो असली परीक्षा है। ठीक है, पहला वाक्य है द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर वेरी ओल्ड। यहाँ क्या गलती है? मेरा दिमाग तो तुरंत फर्नीचर्स पर अटक रहा है। बिल्कुल सही जगह अटका है आपका दिमाग। अब पैटर्न पहचानने लगा है, ये सीधे हमारे पहले नियम से जुड़ा है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फर्नीचर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। तो एक गलती तो ये हो गई। लेकिन इसमें एक और गलती छिपी है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आर की जगह इज आएगा। अच्छा, तो सही वाक्य होगा द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड। वाह, तो एक तीर से दो निशाने, नाउन और वर्ब दोनों गलत थे। ठीक है, दूसरा वाक्य ही इज अ यूरोपियन सिटीजन, ये सही है या गलत? यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है जो एक वाउल है। लेकिन आवाज, यूरोपियन की ध्वनि यू से शुरू होती है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए उसके पहले ए का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। ये वाक्य सही है। समझ गया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब तीसरा वाक्य, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। माई फ्रेंड गेव मी एन यूजफुल एडवाइस, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें दो गलतियां हैं। ये एक क्लासिक डबल ट्रैप सवाल है। अच्छा, दो गलतियां हैं, बताइए। पहली, यूजफुल की ध्वनि भी यू से शुरू होती है, तो एन की जगह अ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी? दूसरी गलती नाउन की है। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे अ या एन लग ही नहीं सकता। सही वाक्य होगा माई फ्रेंड गेव मी सम यूजफुल एडवाइस, या फिर अ पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस। वाह, ये एक बेहतरीन ट्रैप है। एक ही वाक्य में आर्टिकल और नाउन दोनों के नियम पर रख लिए गए। ठीक है, आखिरी वाक्य देखते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज बीन इन्वाइटेड। यहाँ पर ध्यान जेंट्री शब्द पर जाना चाहिए। ये हमारे तीसरे नियम की सूची में था। हाँ, वो शब्द जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। हैज की जगह हैव होना चाहिए। सही वाक्य है द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव बीन इन्वाइटेड। तो ये प्रैक्टिस सेट साफ दिखाता है कि परीक्षा में सवाल कैसे बनाए जाते हैं। वे सीधे नियमों पर आधारित होते हैं और अक्सर एक से ज्यादा नियमों को एक ही वाक्य में मिला देते हैं। हाँ, और ये भी दिखाता है कि ये गाइड असल में परीक्षा के पैटर्न को डिकोड कर रहा है। ये सिर्फ नियम नहीं बता रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि परीक्षक उन नियमों को कैसे परखते हैं। यह आपको शिकारी की तरह सोचना सिखा रहा है, शिकार की तरह नहीं। तो बिहार मैटर्स की इस गाइड से हमने क्या सीखा? मेरे हिसाब से यही कि परीक्षा पास करने की रणनीति उन आम गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने में है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं। बिल्कुल। इन खास एक वचन बहुवचन नाउन्स और आर्टिकल्स के ध्वनि के नियम पर पकड़ बनाना क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने का सबसे तेज और सबसे स्मार्ट तरीका बताया गया है। बिल्कुल, ये गाइड एक खास परीक्षा के लिए नियमों और रटने पर जोर देता है। ये पूरी तरह से परिणाम उन्मुख है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही भी है। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। और वो क्या है? सवाल ये है कि क्या परीक्षा पास करने के लिए इस तरह नियमों और हैक पर आधारित सीख आगे चलकर भाषा पर एक सहज और स्वाभाविक पकड़ बनाने में मदद करती है, या परीक्षा पास करना ही अंतिम लक्ष्य है और ये बस पहला कदम है? क्या नियमों को रटकर हम भाषा की आत्मा को समझने से चूक जाते हैं, या फिर ये एक जरूरी बुनियाद है जिस पर आगे चलकर एक मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है?